नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जब आप YouTube पे वीडियो बनाते हैं और आपके दोस्त देख रहे होते हैं तो बड़ी भारी समस्या होती है। ख़ास तौर पे आपके जो निजी मित्र, आमतौर पे वैसे तो होता ही है कि जब आप कोई इस तरह वीडियो जैसी चीज़ें बनाएं तो आपके दोस्त शर्मा शर्मी में कभी आप उनको कह दें भाई मेरा वीडियो देखा तो देख लें, अदरवाइज़ नियमित देखने वाले दोस्त बहुत कम मिलते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त नियमित देखते हैं और वो ये कह रहे हैं भाई टेंशन बहुत देते हो यार, ऐसी ऐसी बातें बताते हो कि टेंशन होने लगती है। तो अब जो मैंने कहा भाई देश की हालत ऐसी है तो यही बताना पड़ेगा। अब लेकिन एक और टेंशन आ गई है और वो टेंशन जो है वो छोटी टेंशन नहीं है, बड़ी टेंशन है। और ये टेंशन भविष्य की ओर इशारा कर रही है कि इस देश में आने वाले समय में मंदी तो मैं बता चुका हूँ, ये मंदी से भी पहले की चीज़ है और मंदी से हो सकता है पहले हो जाए और हो सकता है कि मंदी की आग में घी डाले ही है। कुछ नए आरबीआई ने आंकड़े दिए हैं, कुछ पैटर्न आए हैं, एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के हिसाब से जो माली हालत का पता चला है वो बता रहा है कि इस देश का माली जो है ना वो ठीक से पानी वानी दे नहीं रहा है। वो फूलों के सामने फ़ोटो खिंचाने, सेल्फी खिंचाने, चटकाने और ये बताने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है कि वो इस बाग का माली है, लेकिन पेड़ों का ख्याल नहीं रख रहा है। आपको साफ दिखाई देगा। बात होगी देश के वित्तीय स्थिति के बारे में, बैंकों की हालत के बारे में और बहुत सारी चीज़ों पे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID है डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी चैनल से जोड़ें। मैं अभी हाजिर हुआ। मैंने UPI ID वाली बात तो बता दी, लेकिन आपको ये बताना भूल गया कि QR कोड भी एक मिलेगा, इसको स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा। बैंकों की एक रिपोर्ट आई है कि बैंकों की ताज़ा हालत क्या है और बैंकों की हालत में कैसे बदलाव आ रहा है। ज़्यादा आंकड़ों में फंसाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं एक यहाँ पे ग्राफ लगा देता हूँ जिसके ज़रिए आपको ये अंतर स्पष्ट हो जाएगा। ये ग्राफ मेरा नहीं है, बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे एक बेहद गंभीर और जिम्मेदार बिजनेस न्यूज़पेपर का है। आंकड़े कहते हैं कि जो डिपॉजिट की ग्रोथ है भारत में, यानी कि जो लोग बैंकों में पैसा रखते हैं ना, उसकी जो ग्रोथ है उसमें 8.3 की कमी आई है। यानी उसका जो उसके अंदर अब यानी लोग बैंकों में कम पैसे रख रहे हैं जबकि बैंकों से लोन ज़्यादा निकाल रहे हैं, 13.2%। मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो करीब 490 बेसिस पॉइंट होता है। RBI का आंकड़ा है ये, 4.9%। ये गैप है किसमें? पैसे जमा करने में और पैसे पे लोन लेने में। और ये गैप बताता है कि भैया लोग बैंकों में पैसे रख नहीं रहे हैं, वो निकाल बहुत रहे हैं। और ये तब हो रहा है जबकि भारत में हाल में ब्याज बढ़ा दिया है। RBI ने ब्याज बढ़ा दिया, ब्याज दरें बढ़ाई थी, मैंने बताया था आपको। उसके बाद भी लोग बैंकों में पैसे रखने को राजी नहीं हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे हमारी मोदी सरकार की नीतियां कहाँ आपके सबसे जुड़ी हुई चीज़ है, कोई पर्दे के पीछे की चीज़ नहीं है, स्पष्ट करूंगा। और उसकी हालत ये है कि जो सरप्लस लिक्विडिटी यानी बैंकों के पास जो पैसा होता है जिसको वो ग्राहकों को लोन देने के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए अपने पास रखते हैं, वो 4.57 ट्रिलियन रुपए थी अप्रैल के अंत तक और वो घटकर 3.5 ट्रिलियन हो गई है। यानी 470 थी, 350 हो गई है। यानी बैंकों के पास अब कर्जा देने के लिए रुपया कम हो गया। क्यों कम हो गया है? क्योंकि मैंने बताया कि लगातार लोग बैंकों में पैसा रखने से बच रहे हैं और इसके कारण जो चीज़ें हो रही हैं वो, उसके कारण जो लोग बता रहे हैं, जानकार लोग, वो ये कह रहे हैं कि महंगाई के कारण लोगों के पास पैसे नहीं बचे हैं और दूसरी चीज़ें हैं। और इस बीच में मैं अपने चीज़ों के आधार पर, अपने असेसमेंट के आधार पर बताना चाहता हूँ
जो लंबे समय से मैं अनुभव कर रहा हूँ। दरअसल भारत में जब नोटबंदी की मोदी सरकार ने, उसके बाद में सारा पैसा बैंकों में चला गया। आप जाते थे बैंकों में पैसे जमा कराते थे, कोई ऐसा तो है नहीं कि 50,000 का आपने 1000 के नोट जमा किए तो हल्की हल 50,000 निकाल रहा है। और उस दौरान आपने ई पेमेंट को भी इनकरेज करना शुरू कर दिया, तो जो कैश लोग अपने पास रखा करते थे वो पैसा चला गया बैंकों में। और जब बैंकों में पैसा चला गया तो उसके बाद दिक्कत ये हो गई कि बाज़ार में पैसा नहीं था, क्योंकि पैसे हासिल करना भी आपने मुश्किल बना दिया था। आप एटीएम पे घंटों खड़े होंगे तब वहाँ से पैसे निकलेंगे। और उस बीच में ये आजकल जितना यूपीआई और दूसरी चीज़ चल गया है उतना ज़्यादा स्वीकार्यता उस समय नहीं थी। आप खड़े हुए 2 घंटे लाइन में, आपको एक गुलाबी रंग का 2000 का नोट मिल जाएगा। अब उससे आप सारे काम तो करने वाले नहीं हैं, जितने काम हो जाते थे आप कर लेते थे, बाकी के काम आप टालते रहते थे। तो धीरे 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 करके स्थिति क्या बनी कि बाज़ार से पैसा गायब हो गया और लिक्विड गायब हो गया। तो इसका बहुत बुरा असर हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे पड़ने लगा, क्योंकि नोटबंदी के कारण लोगों की बाइंग पावर ख़त्म हो गई। और यही वो दौर था, इसी वजह से जो एमएसएमई थे, यानी स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, वो सारी की सारी क्योंकि उनका माल बिकना बंद हो गया, कम हो गया। वीडियोकॉन कंपनी डूबी इसी वजह से, क्योंकि वो कलर टीवी, सीआरटी टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाती थी, कांच वाली। और गांव के इलाकों में दूसरी जगहों पर उसकी बहुत डिमांड थी। एमएसएमई बंद हुई तो उस डिमांड घट गई, डिमांड घट गई तो कंपनी का बिजनेस ठप हो गया। बिजनेस ठप हो गया तो कंपनी को तो अपनी कंपनी चलाने के लिए पैसे चाहिए थे, उसको मिल नहीं सकते थे। तो उसने गलत तरीके से पैसे ले लिए चंदा कोचर से, आईसीआईसीआई बैंक से। और उस पैसे को लेने के बाद में वो और ज़्यादा फंस गई घोटाले में, तो कंपनी डूबी गई। बहरहाल मार्केट से पैसा निकल गया तो कारोबार ठप होने लग गए। अब आपाधापी में ये एक बड़ा नुकसान हुआ था, तो इसकी मरम्मत करनी शुरू कर दी सरकार ने। मरम्मत करनी ऐसे शुरू कर दी कि सरकार ने बैंकिंग सर्विसेज को बहुत ज़्यादा चार्जेबल बना दिया। अब आप बैंक में किसी भी काम के लिए जाएंगे पैसा लगेगा, पैसे निकालने जाओ पैसा लगेगा, एक हद से ज़्यादा एटीएम इस्तेमाल करो तो पैसा लगेगा। भैया एटीएम से तो बैंक का पैसा बचता है, अगर मैं वहाँ पे जाके विंडो में काउंटर पे खड़ा रहूँगा तो जो ट्रांजैक्शन होगा, जो बैंक का एम्प्लॉय इन्वॉल्व होगा, एसी चलेगा, दफ्तर का किराया विराया, तो वो जो खर्चा आता है पर ट्रांजैक्शन वो 4 गुना होता है एटीएम से जो आप पैसे निकालते हैं उसके मुकाबले। तो बैंकों को तो, लेकिन उस पर भी चार्ज लगा दिया इन्होंने, इतने चार्जेबल कर दिया हर सुविधा को। एसएमएस चाहिए तो चार्जेबल। तो उस पूरी सुविधा को जब आपने चार्जेबल किया तो उसके पीछे मकसद ये था कि जो भारत का आम आदमी है, मैं और आप हैं, हमको ये लगने लगा यार बैंक में पैसा रखना मतलब मुसीबत मोल लेना, क्योंकि पहले तो ब्याज नहीं मिल रहा है, उसके बाद में हर चीज़ पे आप लूट रहे हो, इतनी चीज़ों पे इतने टैक्सेशन है। अगर आप जाके 50-60 तरह के, अगर एसबीआई का अगर आप जाके निकाल लें, 50-60 तरह के चार्जेस हैं। चेकबुक एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके भी चार्जेस हैं। हर चीज़ को चार्जेबल बना दिया। तो उस पूरे जो डिस्करेज किया इन्होंने बैंक में पैसे रखने को, ताकि मार्केट में लिक्विड रिस्टोर हो जाए और बाज़ार में काम धंधे चलने लगें और बैंकों को भी सपोर्ट मिल जाए। तो उस चक्कर में हुआ ये कि लोगों ने एक बार पैसा बाहर आ गया तो बैंकों में डालें कि ना डालें इस पर 10 बार सोचना शुरू कर दिया। तो जो बैंकों में पैसा आ रहा था वो वही पैसा आ रहा है जो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ आपने ट्रांसफ़र किया, उसने ट्रांसफ़र किया। लेकिन अगर आपके पास में कैश आ जाता है तो आप बैंक में नहीं जाते हो झोले में रख के। अब वो चलन काफ़ी कम हो गया है और इसके कारण यही हो रहा है जो मैंने आपको बताया कि बैंकों के पास पैसे नहीं है। अब बैंकों के पास लोग पैसे जमा नहीं कराएंगे और ब्याज पे पैसा बैंक चढ़ाएंगे। ब्याज, भारत का बैंक कैसे चलता है, हम और आप अपने पैसे बैंक में रखते हैं, उस पैसे को बैंक ब्याज पे देता है। जब हम नहीं रखेंगे 5% का अंतर होगा में रखे जाने वाले पैसे और लोन पे दिए जाने वाले पैसे में। तो उसका नतीजा ये होगा कि धीरे धीरे करके क्राइसिल की रेटिंग है कि आप नेगेटिव में चले जाएंगे। और अगर आप नेगेटिव में चले जाएंगे, उसकी एक रिपोर्ट आई है कि बैंक क्रेडिट ग्रोथ पिछले कई दशकों के निचले स्तर पर पहुंच सकती है, ये माइनस में भी जा सकती है। और इंडिया रेटिंग ने कहा कि बैंक डिपॉजिट में अचानक वृद्धि पिछले कुछ महीनों में देखने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा हो गया। अब क्या होगा, जब बैंकों में पैसे होंगे नहीं
तो बैंक क्या करेगी पैसे हासिल करने के लिए? अब वो जो आरबीआई की जो पॉलिसीज़ उस वक़्त बना गए जेटली जी, वो तो चले गए, सरकार का ध्यान भी उस पर नहीं है। तो आप मोटा मोटा क्या करेंगे, ये बोले ब्याज और बढ़ा दो ताकि लोग और पैसे बैंक में जमा करें। जब ब्याज आप बढ़ाएंगे तो ब्याज क्यों बढ़ाते हैं? अभी हाल में आपने देखा आरबीआई ने ब्याज बढ़ाया था, हमने बाकायदा उस पर खबर बनाई थी कि आरबीआई ने ब्याज बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? ताकि बाज़ार में लिक्विड की दिक्कत हो और महंगाई को काबू किया जा सके। मैं कई बार बता चुका हूँ कि ब्याज बढ़ता है तो महंगाई कैसे कम होती है, क्योंकि पैसा लोगों के पास कम हो जाता है वगैरह वगैरह। तो महंगाई कम हो इसलिए ब्याज बढ़ाया था। अब आप एक बात बताइए कि फिर से ब्याज बढ़ा दोगे आप, इस बार ब्याज आप महंगाई कम करने के लिए नहीं बढ़ाओगे, तो उसका नतीजा ये होगा कि मार्केट में जो ब्याज, जो पैसा अवेलेबल होता है, जो पैसे की उपलब्धता होती है, लिक्विड होता है जिससे कारोबार चलता है, जब आप ब्याज ज़्यादा दोगे तो लोग उधर पैसा देने लगेंगे, ना कि बाज़ार में खर्च करेंगे या बाज़ार में लगाएंगे कारोबार में। तो इकोनॉमी गिरनी शुरू हो जाएगी, जीडीपी पे बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि उत्पादन पे पैसा लगने के बजाय पैसा अकाउंटों में जाने लगेगा। अब आप दशा समझिए, चक्र में फंस गया देश। आपको अगर अपने पैसे जमा करने हैं बैंक में जाके, तो आपको एक तो मुसीबत है, दूसरा ये कि ठीक है भाई, अब आपने कहा ज़्यादा ब्याज दे दोगे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं, कर्जा लेने के लिए लोग खड़े हुए हैं लेकिन जनता जमा नहीं कर रही है। तो आप क्या करोगे? आप उस पैसे को लोगे और हमको कहोगे ज़्यादा पैसे लेके हमको दे दो, उसके कारण लगातार बाज़ार पे असर पड़ेगा। अब निचोड़ की बात ये है, ये सब पारिभाषिक अर्थशास्त्र की खबरें आप समझ रहे होंगे भले ही, लेकिन असली कहानी सरल और सिंपल मेरे आपके समझने की ये है कि भैया, जब पैसा नहीं होगा तो उद्योग धंधे कैसे चलेंगे, माल ही नहीं बिकेगा, जीडीपी गिर जाएगी। और जीडीपी गिरने का मतलब क्या है? फैक्ट्री के माल को कम बनना और उसकी खपत कम होना। और जब उसका माल कम बनेगा और उसकी खपत कम होगी तो कर्मचारी कम रखेगा, बेरोज़गारी। और सप्लाई जो है वो भी प्रभावित होगी, सप्लाई लाइन, क्योंकि लोगों को अगर मुनाफा नहीं होगा तो अपने माल का या तो दाम बढ़ा के अपना घाटा पूरा करने की कोशिश करेंगे या कर्मचारियों को निकाल के कोशिश करेंगे जिनको टिकना है। तो दोनों ही कंडीशन में महंगाई, बेरोज़गारी दोनों की बढ़ने का खतरा खड़ा हो गया है। अब इस चक्र से निकलने का तरीका एक ही है, सरकार के कान में अगर पड़े तो। हालांकि आपने देखा होगा कि मैं जिन जिन चीज़ों पे वीडियो बनाता हूँ असर होता है, बदलती है सरकार, और ये खुशी की बात है। मेरे घर पे ईडी भेजने के बजाय वो बातों को समझती है। मैंने आपको बताया था कि जो है गेहूं का एक्सपोर्ट बंद हो गया और अब यहाँ से जम के आटा पिस के, मैदा पिस के, दलिया पिस के सूजी बन के जा रहा है। अब सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। अच्छा है, सरकार अच्छी बातें सुनती है और उन पर अमल करती है। तो आज मैं फिर कहूँगा कि ब्याज बढ़ाने के बजाय डिपॉज़िट को आप इनकरेज करिए, पैसे जमा करने वाले ग्राहक की इज्जत बढ़ाइए और उसकी कैंची लेके बैंक खड़ा ना रहे कि भैया ये आदमी यहाँ पे जैसे ही आएगा मेरे पास पैसे जमा करने या निकालने तो मैं उससे कुछ पैसे छीन लूँगा, क्योंकि आपके बैंकों का भविष्य भी इस पर निर्भर है। ये इत्तेफाक मान लें या कुछ मान लें, हाल ही में भारत में बैंकों के निजीकरण को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था। सरकार कानून ला रही है और उस कानून के तहत 51% इक्विटी बैंकों की, जो पहले इंदिरा गांधी बना के गई थे 27% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो निजी हाथों को दी जा सकती है। यानी बैंक बिकने वाले हैं। और ऐसी स्थितियों में जब बैंक बिकने वाले हैं और बैंकों की ये दशा होने जा रही है, जो ख़राब हालत होने वाली है बैंकों की, इनके बीच में कोई संबंध नहीं निकालना चाहिए, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। अब क्या पड़ेगा आप खुद समझ लीजिएगा।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सरकार को अब जमाकर्ता की इज्जत बढ़ानी पड़ेगी, जमाकर्ता पे चार्जेस लगाने बंद करने पड़ेंगे। वो ही एक तरीका है, तब शाम को दुकानदार गल्ले से उठाया हुआ पैसा बैंक में जमा करने जाएगा। वरना आप इस तरह से बार बार उसको छोटी छोटी लूट करते हो, उसके कारण वो अब तक बैंकों की तरफ जाने से डरता था। नए 5 लोग, 5 दोस्त जिन्होंने मेरी वीडियो ना देखे हों, उन तक वीडियो पहुंचाएं, उनसे आग्रह करें कि वो 1-2 वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार, जय हिंद।